हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज की क्लास में हम क्लास 6 एनसीईआरटी फुल समरी जो चैप्टर होंगे वो 8, 9, 10 और 11, 12 तो हमारे ये चैप्टर होने वाले हैं जिनकी हम समरी देखने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 होगा हमारा। इसके पहले हमने पार्ट वन में हमने चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 7 तक की समरी को अच्छे से रिवीजन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ज़रूर देखिएगा और पीडीएफ को सेव करके रखिएगा कभी भी रिवीजन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाता है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम हमें संघनन कहते हैं। जो जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम है, मतलब जो प्रक्रिया है, उसे हम वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। और जो जल होता है वो वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम संघनन बोलते हैं। जल विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। तापन एवं शीतलन करने पर जल अपनी अवस्था को बदल देता है, मतलब जल को गर्म या ठंडा करने पर अपनी अवस्था को बदल देता है। परिस्थितियाँ जो वाष्पीकरण को तीव्र व धीमा बनाती हैं वे संपर्क का क्षेत्र, नमी, हवा की गति इत्यादि। जो परिस्थितियाँ हैं वाष्पीकरण को तीव्र या धीमा बनाती हैं, तो जैसे कि वाष्पीकरण और जो उसका तेज होना और धीमा होना है वो किस पर डिपेंड करता है कि उसके संपर्क का क्षेत्र क्या है, नमी किस प्रकार की है और हवा की गति किस तरह की है। वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। वायु में विद्यमान जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं जो बादल जैसी दिखाई देती हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती हैं। तो इस चैप्टर को भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जल की विविध अवस्थाओं जो फुल चैप्टर के वीडियो हैं आप उसमें देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपके एग्ज़ाम में भी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आपको एकदम डायरेक्ट मिलेंगे। अगला चैप्टर है हस्तचयन। हाथ से चुनने की प्रक्रिया का उपयोग मिश्रण में से ठोस पदार्थों को उनके आमाप, रंग, आकृति के आधार पर पृथक करने के लिए किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें अनाज के फूलों को पीटकर उनमें से अनाज पृथक किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। बहती हवा या पवन का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अनाज से पृथक करने की प्रक्रिया को हम ओसाई या विनोइंग कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। एक चालना का उपयोग करके कणों के आमाप में विभिन्नताओं के आधार पर मिश्रण से ठोस पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? छानना कहते हैं। आगे देखते हैं। वाष्पीकरण या वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव अपने वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो प्रयोग है एक द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील अवयव के जमा हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेडिमेंटेशन, अवसादन कहलाती है। जब बर्तन को तिरछा कर द्रव को निकाल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन, निस्तारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को जो हमारे जो पिक्चर्स हैं उनके माध्यम से हमने चैप्टर में दिखाया भी है। तो आपको यहाँ पे कोई भी लाइन या कुछ भी समझ में ना आए तो डायरेक्ट आप उस चैप्टर पर क्लिक कीजिए और अच्छे से डिटेल में समझिए। निस्यंदन, फिल्ट्रेशन का उपयोग करके हम क्या करते हैं? अघुलनशील ठोस अवयवों को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है। जो अघुलनशील ठोस होते हैं उनको हम द्रव से पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्यंदन, फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। मथनी का उपयोग हम दही से मक्खन निकालने के लिए करते हैं। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक्करण करने की जो प्रक्रिया है उसको चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। इस प्रक्रिया को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है चैप्टर में। अब हम देखते हैं हमारे आसपास की वस्तुओं को सजीव और निर्जीव में श्रेणीगत किया जा सकता है। जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं
उनको सजीव और निर्जीव में हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। उनके सजीव की मूल विशेषताएं हैं कि वे गति करते हैं, खाते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वास लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और जनन करते हैं और मरते हैं। इनमें से किसी भी विशेषता की अनुपस्थित है, अगर इनमें से कोई विशेषता जिसमें नहीं पाई जाएंगी, वो क्या होगा? निर्जीव होगा, सजीव नहीं होगा। प्रत्येक सजीव अपने जीवन काल में अनेक अवस्थाओं से गुजरता है, जबकि निर्जीव की एक ही अवस्था होती है, या हम जिस अवस्था में निर्जीव को कन्वर्ट करते हैं वही अवस्था रहती है। बीजों का अंकुरण जल, वायु, उपयुक्त प्रकाश और अथवा अंधकार की परिस्थितियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जो बीज होते हैं उनका जो अंकुरण होता है वो जल कैसा है, वायु कैसी है, लाइट कैसी है, अंधेरा कैसा है, इन सभी परिस्थितियों पर बीजों का अंकुरण जो है वो निर्भर करता है। बीजों के अंकुरण के समय जड़ें सामान्यतः नीचे की ओर और प्ररोह ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। तो इसमें भी कई डायग्राम से दिखाया गया था कि देखो, किसी भी तरह से हम सीड को रखते हैं, हमेशा जो जड़ होती है वो नीचे की ओर जाएगी और जो प्ररोह होगा वो ऊपर की ओर जाएगा किसी भी परिस्थिति में। 3 अलग अलग परिस्थितियों में दिखाया गया था। तो आप चैप्टर में देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक पौधे का जीवन चक्र बीज के अंकुरण से आरंभ होता है और उसके बाद वह वृद्धि और विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। इसमें पुष्पन और बीज उत्पादन सम्मिलित हैं। उनके जीवन चक्र के दौरान उत्पन्न बीज नए पौधे में अंकुरित हो जाते हैं और यह चक्र जारी रहता है। एक जंतु का जीवन चक्र जनन के फलस्वरूप नवजात के जन्म से आरंभ होकर वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तत्पश्चात वयस्क अवस्था आती है और अंततः मृत्यु हो जाती है। जनन की प्रक्रिया जीव की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए है। तो आगे देखते हैं। एक जंतु का जीवन चक्र जनन के फलस्वरूप नवजात के जन्म से आरंभ होकर वृद्धि और विकास और विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। फिर क्या होता है? वयस्क अवस्था आती है, फिर मृत्यु हो जाती है। और जनन की प्रक्रिया इसलिए है कि वो जीवन की निरंतरता को, जीव की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। मच्छर अपने जीवन काल में अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्थाओं से गुजरते हैं। मेढक के जीवन की अवस्थाओं में अंडे आते हैं, टैडपोल, मंडूकक, फ्रॉगलेंट और वयस्क अवस्थाएं सम्मिलित हैं। और कुछ सजीवों जैसे मच्छरों, मेढकों के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन उनके शरीर के आकार, संरचना और कभी कभी आवास में भी देखे जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अधिकांश संसाधन जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं वे प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो संसाधन हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो हमने खुद से बनाए हैं अपनी सुख सुविधा के लिए उनको हम कृत्रिम संसाधन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे वन, वायु, जल, मृदा, चट्टानें, खनिज, जीवाश्म ईंधन, सूर्य से ऊर्जा आदि। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में भी वर्गीकृत करते हैं। वे संसाधन जिनकी पूर्ति एक उचित अवधि के भीतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित मात्रा में होता है और जिनकी पूर्ति उचित अवधि के भीतर नहीं होती है उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं। मानव सहित सभी सजीव जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। इसीलिए हमें उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। आवास के क्षेत्रों में बांटा गया जिन्हें तारामंडल कहते हैं। इनमें ऐसे तारों के समूह सम्मिलित हैं जो पैटर्न बनाए हुए दिखाई पड़ते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है। यह तारा उत्तर दिशा निर्धारित करता है।
सूर्य एक तारा है जो कि ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करता है। ध्रुव तारा हमें कहाँ दिखाई देता है? उत्तर दिशा में। यह तारा उत्तर दिशा को निर्धारित भी करता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जिससे हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। ग्रह एक विशाल लगभग गोलाकार पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। पृथ्वी लगभग 1 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा को पूरा करता है। सूर्य तथा अन्य 8 ग्रह, उनके उपग्रह, अन्य छोटे छोटे पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सम्मिलित हैं। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? सौर परिवार बनाते हैं। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? सौर परिवार। और फिर आगे क्या होता है? हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाश गंगा का ही एक अंग है। हमारा सौर परिवार जो है वो मंदाकिनी आकाश गंगा का एक अंग है। और हमारे सौर परिवार में क्या क्या आता है? सूर्य, अन्य 8 ग्रह, उनके उपग्रह, छोटे छोटे पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, ये सब मिलकर के हमारा सौर परिवार बनाते हैं। तो ये जो हमारा रिवीजन था ये पूरा कंप्लीट हुआ। ये पूरा रिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ। हमने क्लास 6 एनसीईआरटी के जो 12 चैप्टर थे उनको चैप्टर वाइज पढ़ा एक एक क्लास में। पर आज हमने उनको पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में उनको डिवाइड करके रिवीजन किया अच्छे से। तो अब हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी फुल एंड फाइनली कंप्लीट होती है विद रिवीजन। अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी, जिसे हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करके क्लास 8th, 9th, 10th और 12th तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जो कि हमारे सीटेट एग्ज़ाम में ही नहीं, जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं हर जगह बहुत बेनिफिट होगी और बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।